શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉત TV9 સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી અને આ વાતચીત દરમિયાન તેઓએ મોદી અને અમિત શાહ પર પ્રહાર કર્યા. સાથે જ ઇન્ડિયા ગઠબંધનને મહારાષ્ટ્રમાં 30 થી 35 બેઠકો મળશે તેવો દાવો કર્યો. મહાસંગ્રામને લઈને તમામ દળો વચ્ચે વાર પલટવાર અત્યારે ચાલુ છે. પણ હાલ મારી સાથે હાજર છે શિવસેનાના સાંસદ યુબીટીના સાંસદ સંજય રાઉતજી, જે આપણી સાથે વાત કરશે અને તમામ કોન્ટ્રોવર્સીઝ વિશે આપણે જાણીશું કે આખરે શું ચાલી રહ્યું છે અને આગળની તેમની રણनीति શું છે. संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है TV9 में. सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह के अभी राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं, ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ है कि अलग अलग आइडियोलॉजीज वाली पार्टियां साथ में हो, चाहे हम महायुति की बात करें या महाविकास आघाड़ी की बात करें. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो सब महाराष्ट्र में हो रहा है, ये गुजरात की राजनीति की देन है, ऐसे हम बोलते हैं. महाराष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ, न कभी गुजरात में भी हुआ था. महाराष्ट्र और गुजरात हमेशा दोनों स्टेट एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहे हैं. जैसे मुंबई में तो गुजरात है, आप देखिए, आप पुणे में जाइए, महाराष्ट्र के किसी भी बड़े शहर में जाइए, हम लोग सालों साल से एक दूसरे के साथ, हमको कभी ऐसा अलग लगा ही नहीं कि गुजरात और महाराष्ट्र एक है. पहले तो हम एक साथ ही, एक ही स्टेट था. आज भी हमारे पास वही भावना है कि हम एक हैं. संकट में, आनंद में हम एक साथ हमेशा रहे. लेकिन अब जो राजनीति गुजरात के लीडर्स यहाँ आकर करने लगे, खास करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है महाराष्ट्र में, तो उससे महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव आया. महाराष्ट्र की राजनीति में डिस्टर्बेंस आया, अस्थिरता आ गई. आपने कहा गुजराती फैक्टर कि गुजरात की राजनीति का असर महाराष्ट्र में देखा गया है. पहले तो यहाँ पर जितने कैंडिडेट्स हैं, पहले जिस तरह के चुनाव में हम देखते थे काफ़ी गुजराती कैंडिडेट्स भी खड़े होते थे, हाँ, लेकिन पहले की तुलना में काफ़ी कम है. तो आपको लगता है कि गुजराती फैक्टर या गुजराती वोटर्स बहुत इन्फ्लुएंशियल फैक्टर के हिसाब से काम करेंगे इस चुनाव में? डेफिनेटली है. ये सभी लोग हमेशा शिवसेना के साथ रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर. जब बाला साहब ठाकरे जी थे, तब जब यहाँ को संकट आता था तो हम लोग ही थे तो हमेशा हमारे गुजराती भाई, माँ, बहन, व्यापारी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम हमेशा आगे आते थे. अभी भी आएंगे, चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो. अलायंस में मुंबई में बीजेपी के कैंडिडेट्स भी ज़्यादा. आज भी मुंबई में एक कैंडिडेट गुजरात से है, मुलुंड में है, नॉर्थ मुंबई में है, कोटेचा. और जगह पर अगर बीजेपी दे सकती थी दे सकती, लेकिन नहीं दी इस बार. लेकिन आज हमारे जो कार्यकर्ता, उसमें गुजराती कार्यकर्ता ज़्यादा संख्या में है. मुंबई में हमारे कॉरपोरेटर्स गुजराती है. तो ये तो रहेगा. ये हमारा एक दूसरे के साथ जो इतने सालों साल जो रिश्ता है शिवसेना और गुजराती भाइयों का, वो तो रहेगा ना. शिवसेना वर्सेस शिवसेना की फाइट इस बार देखने मिलेगी. कई ऐसी सीट्स है, कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर यूबीटी शिवसेना और शिंदे गुट के शिवसेना के कैंडिडेट सामने सामने हैं. उनके साथ एक समय में आप लोगों ने सबने एक साथ मिलकर काम किया हुआ है. आज दोनों आमने सामने हैं एक ही रण क्षेत्र में. बात ऐसी है कि हम उनको शिवसेना मानते ही नहीं. शिवसेना क्या है ये 4 जून को पता चलेगा. ये नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी नहीं तय करेंगे असली शिवसेना कौन है. वो नहीं तय करेंगे कि मैं बोल रहा हूँ ये शिंदे की शिवसेना असली है, ये नकली है. नहीं, ये चुनाव आयोग भी नहीं तय कर सकता. चुनाव आयोग तो दबाव में काम करता है, कल सबको मालूम है. अब जनता के न्यायालय में फैसला है और इस राज्य की जनता तय करेगी असली शिवसेना कौन सी है या असली एनसीपी कौन है. मोदी जी ने TV9 से खास बातचीत की थी, उसमें भी कहा था और कई चुनाव प्रचार में, सभाओं में भी उन्होंने कहा है और कहा है कि हम वेलकम करते हैं शिवसेना यूबीटी का एनडीए में. तो खुला आमंत्रण दिया है. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है कि भविष्य में कभी ये पॉसिबल हो पाएगा जैसे पहले बीजेपी शिवसेना की युति होती थी? देखिए, ये अब मुमकिन नहीं है. हमने आपके साथ 25 साल निकाले हैं. भारतीय जनता पार्टी जब कुछ नहीं थी यहाँ महाराष्ट्र में और देश में, सिर्फ आपके 2 सांसद थे, तब शिवसेना ये आपका पहला मित्र रहा है जो आपके साथ खड़ी रही
हिंदुत्व के आधार पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर। और जिस तरह से आपने शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की अपने राजनीतिक मतलब के लिए, यह हमें बहुत दुख पहुंचाने वाली बात है। हमको नहीं, महाराष्ट्र के लिए भी। शिवसेना महाराष्ट्र की अस्मिता है, स्वाभिमान है, उसके लिए तो पार्टी बनी है। आप उसके ऊपर ही हमला किया है। मोदी जी पर आपने औरंगजेब वाला जो रिमार्क्स दिया था, स्टेटमेंट किया था, उसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार आया है और कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस के साथ इस बार गठबंधन में शिवसेना है, यूबीटी वाली, और हारने वाले हैं। इसी निराशा के तहत इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप समझ लीजिए हम लोग क्या बोलते हैं। महाराष्ट्र के ऊपर पहले भी औरंगजेब की तरफ से हमले हुए हैं, जैसे आज मोदी जी कर रहे हैं। हमने मोदी जी को औरंगजेब नहीं कहा है ना। हमको पता है हम क्या बोलने जाते हैं और उसका परिणाम क्या है। मोदी जी को हमने इतना ही कहा कि महाराष्ट्र पे हमने बहुत हमले झेले हैं। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास इस राज्य को है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस धरती के सुपुत्र है। शाहू फुले आम्बेडकर का नाम हम लेते हैं। तो ऐसे हमले तो हमने बहुत झेले। ऐसे बहुत औरंगजेब आए और चले गए। आप अपने आप पर क्यों इतना लेते हो विषय? आपको लग रहा है कि आइडियोलॉजी की जहां तक बात है, हिंदुत्व की बात है, दोनों शिवसेना, एक तरफ शिवसेना शिंदे ग्रुप की एनसीपी और बीजेपी के साथ है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के साथ है यूबीटी शिवसेना, आइडियोलॉजी का फैक्टर इस बार ध्यान में रखा है किसी भी पार्टी ने, या बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है? आइडियोलॉजी शिंदे गुट के पास हो सकती है या अजित पवार के पास हो सकती है। ईडी सीबीआई के डर के मारे आप भाग जाते हो, ये कौन सी आइडियोलॉजी है? आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। जेल जाना है या पार्टी छोड़ना है, एक तय करो। जेल जाना है या मुख्यमंत्री बनना है, ये तो अच्छा सौदा है ना। जेल जाना है या डिप्यूटी सीएम बनना है, तो डरपोक लोग तो डिप्यूटी सीएम का चयन करेंगे या मुख्यमंत्री पद का चयन करेंगे। उसमें आइडियोलॉजी की बात आती है कहाँ? आइडियोलॉजी वाले हम जहाँ जगह पर है वहाँ ही खड़े हैं। आपने ये भी कहा था कि शिंदे और दादा की जो है वो उनका खेल समाप्त हो गया है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? बात ऐसी है कि अजित पवार की लोकसभा में एक भी सीट नहीं आ रही है। उनका एक भी उम्मीदवार नहीं जीतेगा, ना बारामती ना और कहाँ। बारामती में उनकी पत्नी हार रही है और बुरी तरह से हार रही है। तो खेल खत्म हो गया। एकनाथ शिंदे जो अपने आप को असली शिवसेना मानते हैं, जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था तब ये शिंदे का जन्म भी नहीं हुआ था, आपको बताना चाहता हूँ। और ये लोग बोलते हैं असली शिवसेना, और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं शिंदे असली शिवसेना, अमित शाह बोलते हैं शिंदे असली शिवसेना। लोगों को पता चलता है ये क्या चल रहा है, ये ढोंग क्या है। जिस बाला साहब ठाकरे जी ने आपको हमेशा एक आधार दिया है, एक समर्थन दिया है, एक नैतिकता का एक आपको प्रेरणा दी है, आप उनकी शिवसेना तोड़ दी। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं और भी कुछ बातें हो सकती है, लेकिन एक इतनी पुरानी पार्टी आप तोड़कर क्या बताना चाहते हो आप लोगों को और देश को कि हम कुछ भी कर सकते हैं राजनीति में। लेकिन देखिए, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। कल आपकी सत्ता जाने वाली है और कोई आएगा सत्ता पे, तो आपके साथ भी यही खेल होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। और जो मैं बोलता हूँ वो होता है, हम करके दिखाते हैं। ठीक है ना, आज आपने हमारे ऊपर हमला किया है, हम लड़ेंगे। हमें आदत है खून बहाने का, हम भागने वाले लोग नहीं, हम मरेंगे, हम जेल में जाएंगे, जाकर भी आए हैं, वापस जेल में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। लेकिन आप भी नहीं रहेंगे राजनीति में। राजनीति के आप पुराने खिलाड़ी हैं, इतने सालों से हैं। इंडिया अलायंस जिस तरह से इस बार फॉर्म हुआ है, काफ़ी आंतरिक उठापटक रही, कैंडिडेट्स, टिकट्स सब सिलेक्ट करने में अलग अलग फैक्टर्स रहे। आपके पीएम कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी आक्रामक ऐसे बयान भी आ रहे हैं कि राहुल गांधी में या कांग्रेस में ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है कि जिनके पास पीएम होने लायक कोई भी क्वालिटीज़ हो। क्यों नहीं? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनमें क्या क्वालिटी थी? मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो क्या क्वालिटी थी? अमित शाह तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे गुजरात में,
मोदी जी ने उनको दिल्ली में लाया और पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया। क्या क्वालिटी थी? गृह मंत्री बनाया, क्या क्वालिटी है? क्वालिटी अपने आप बन जाती है, उसमें क्या है? सरकार और देश चलाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती जरूर है, लेकिन हम सब लोग एक साथ मिलकर देश को आगे लेकर जाएंगे। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के हमारी जो हम उनको पूछेंगे आपको बनना है तो आप बन लीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। अगर राहुल गांधी स्वीकार करता है कि मैं तैयार हूं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बीच में आपको लग रहा है कि जनता के जो मेन मुद्दे हैं, जैसे मुंबई में हम बात करें रास्तों की, ट्रांसपोर्ट की या इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए हैं? डेफिनेटली साइडलाइन हो गए हैं। मोदी जी 10 दिन उठे के भारत पाकिस्तान बोलेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, असली नकली शिवसेना की बात करेंगे। ये प्रधानमंत्री जो देश को दिशा देता है वही भटक गया है, उनकी आत्मा भटक गई है, तो जनता ने क्या करना है फिर? प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी है कि प्रचार का जो स्तर है, प्रतिष्ठा है, ऊपर लाओ। खुद मोदी ही सिगरेट पर आकर प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री ने कभी चुनाव में रोड शो किया है क्या? मोदी जी पूरे देश में जाकर रोड शो करते आए। प्रधानमंत्री का गरिमा होता है। किसी राज्य में 1-2 सभा लिया, अपने विकास, अपनी पॉलिसीज के बारे में बात की और निकल गए। प्रधानमंत्री तो 2-2, 4-4 घंटा भाषण देते हैं, अपने विरोधी होते हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, चैलेंज की भाषा करते। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, आप उनकी भाषण सुनिए। नरसिंह राव, मोरारजी भाई देसाई, ये सब थे ना। आप उनके एक बार पुराने भाषण सुनिए कि कैसी प्रतिष्ठा ये लोगों ने अपने पद की रखी थी। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइए कि इस बार कितनी सीटों की गारंटी आपको लग रही है कि महाविकास आघाड़ी को मिलेगी? देखिए, महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र में जो चल रहा है 3 पार्टी का जो गठबंधन है, मैं दावे के साथ कहता हूँ हमको 30 या 35 के बीच हम सीटें जीत रहे हैं, महाविकास आघाड़ी। और ये बताइए कि दोनों शिवसेना के आने वाले दिनों में एक साथ आने के फिर से चांसेस हैं? देखिए, 4 जून के बाद ये लोग नहीं रहेंगे राजनीति में। मैंने कहा ना, आप देखिए, ये लोगों की राजनीति खत्म होगी। मैं सिर्फ शिंदे और अजित पवार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश में इस प्रकार के लोग राजनीति में ज्यादा दिन नहीं टिकते। जब तक मोदी शाह जी की जरूरत है तब तक उनको टिकाएंगे। उनका अपना क्या है? कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। તો જે રીતે સંજય રાઉત કહી રહ્યા છે મહાવિકાસ આઘાડીની જીતને લઈને ખૂબ જ પોઝિટિવ છે અને કહી રહ્યા છે કે 30 થી 35 સીટ નક્કી આવવાની છે મહાવિકાસ આઘાડીની। કેમેરા પર્સન ઉર્વેશની સાથે નીરુ TV9 મુંબઈ।